एसेस पढ़ना शुरू करने वाले। ठीक है, ये है मेन टॉपिक। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है टॉपिक्स क्या कवर हो रहे हैं। ठीक है, देखो मान लो बच्चों ये एक कंटेनर बनाने वाला हूं मैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मेरे बोर्ड में बैंड है पता है। तो बच्चों मान लो ये क्यूब था, इस क्यूब की लेंथ x, हाइट y, थिकनेस z है ना, ये जूम कर सकते हैं। इसमें गैस पार्टिकल घूम रहे हैं। ठीक, तो मान लो एक गैस पार्टिकल मैंने यहाँ पर पकड़ा, इस वॉल पे था ये, यहाँ से गया यहाँ, कोलाइड किया, वापस आया। ठीक है, तो लेट अस सपोज पहले पार्टिकल की वेलोसिटी थी u, फिलहाल के लिए मैं 1 बोल देता हूँ, u1। दूसरे पार्टिकल की थी u2, तीसरे पार्टिकल की थी u3। ऐसे ही n पार्टिकल्स होंगे तो n un। मैं निकालना चाहता हूँ आरएमएस वेलोसिटी। अभी आरएमएस क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, करना कैसे होता है इसको उल्टा। ठीक है, सबसे पहले निकालो स्क्वायर, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर un स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बेटा प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि पहले स्क्वायर कर लिया, फिर इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, दैट इज एन। देखो स्क्वायर हो गया और मीन हो गया, अब क्या बचा है रूट, खत्म। दिस इज नोन एज यू आर एम एस। बोलो कोई दिक्कत? मुझे निकालना यू आर एम एस का स्क्वायर, वो क्या आएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। कोई दिक्कत? दिस इज माय इक्वेशन 1। अच्छा अब ये u1 क्या है, u1 क्या है, ये अलग पंगा है, u1 क्या है। देखो u कोई फिक्स तो नहीं है कि एक ही डायरेक्शन की वेलोसिटी, इसमें तीनों हो सकते हैं। मैं एक को, किसी एक पार्टिकल को पकड़ के उसकी वेलोसिटी सोच रहा हूँ। ठीक है, तो u1 वेक्टर कैन बी रिटन एज ux1, क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं, आई कैप प्लस uy 1 जे टोपला प्लस uz 1 के टोपला। ऐसे सबके लिए होती है, u2 के लिए, u3 के लिए, है ना। मैं सिर्फ एक को सोच रहा हूँ। लेकिन बच्चों इसमें जब गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ux, uy, uz तीनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं बोलना चाहूँ तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रूट ऑफ ux1 का स्क्वायर प्लस uy1 का स्क्वायर प्लस uz1 का स्क्वायर। एंड वी नो दैट ux इक्वल टू uy इक्वल टू uz। ठीक है, ऑलमोस्ट तीनों बराबर होते हैं, तो अपन इसलिए इक्वल टू ले लेते हैं। ठीक, इस सिचुएशन में क्या मैं इसको अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ux का स्क्वायर, हाँ कि ना। और अगर मैं इस चीज को यहां पर पुट करूं तो क्या हो जाएगा, यू आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, सबकी वैल्यूज आएगी ux की फॉर्म में, ux1 ux2 ux3 है ना। तो देखो 3 टाइम्स ऑफ ux1 का स्क्वायर प्लस ux2 का स्क्वायर ux n का स्क्वायर बाय n। कोई दिक्कत? इजी है, बोलो यहाँ तक की बात इजीली समझ आई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा 1/3 यू स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ux1 का स्क्वायर प्लस ux2 का स्क्वायर प्लस ux3 का स्क्वायर
यू एक्स एन का स्क्वायर बाय एन। दिस इज माई इक्वेशन 1 नॉट। ठीक है, इसको नोट करो। केटी जी, काइनेटिक थ्योरी यूआरएमएस क्यों निकाला ये जानना चाह रहे हो? ये मैंने एक मॉलिक्यूल मतलब इसके सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली है, सारे मॉलिक्यूल्स की, सबकी। हाँ, एवरेज ही आएगी, मैंने ये निकाला है। ठीक है ना, एक्चुअली में एवरेज बोलना गलत है, एवरेज नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है, एवरेज अलग होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये एक्चुअली में मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अभी जो मैं डेरिवेशन करवाने वाला हूँ उसका टूल है ये उसमें हेल्प करेगा उस डेरिवेशन। देखो वैसे सही बोलूँ तो स्पीड बोल सकते हो, लेकिन कई बार वेक्टर फॉर्म में लिया तो वेलोसिटी मान लो तुम, तो लिखा हुआ बुक में वेलोसिटी ही मिलेगा तो। और बात सही भी है। देखो ये x एक रैंडमली चीज लिया था, तो यहाँ से मुझे निकला ही किसी भी एक पार्टिकल के लिए u1 की जगह ux1 होता, ऐसे ही सेम u2 की जगह ux2 वाला आता। सबकी वैल्यूज मैंने इस वाले इक्वेशन में रखी। देखो सब में 3 कॉमन आ जाएगा, सब में 3 कॉमन। क्या हो गया गुड़िया, आ गया समझ, लिख लिया यहाँ तक? अच्छा अभी कुछ 4 टर्म्स लिखो, इसमें कंफ्यूज मत होना। लिखो स्मॉल m, ये नाम क्योंकि बार बार m कैपिटल M यूज करूंगा तो कंफ्यूज मत होना। स्मॉल m वन मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। एक मिनट इसके जगह कैपिटल एन यूज कर देता हूँ। कैपिटल एन के लिए लिखो नंबर ऑफ टोटल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगला कैपिटल एम लिखो, क्या होगा सोचो, स्मॉल m इंटू एन, टोटल मास। ठीक है ना, टोटल मास ऑफ गैस सैंपल।
अपने टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ना मास को, तो ये तो टोटल मास बनाएगा। कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। इसको तो पहचानते ही होगे, Na, अवोगाद्रो नंबर। और स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मैं mm लिखता हूं, इसका मतलब होता है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। मोलर मास तो पता है ना। बाकी अब ये सब फालतू चीज़ें तो लिखवाने का कोई सेंस नहीं है। टी फॉर टेम्परेचर। हाँ, एक चीज़ लिख लो, K स्टैंड्स फॉर R अपॉन Na, that is Boltzmann constant। मोलर गैस कांस्टेंट और Na अवोगाद्रो नंबर, तो दोनों कांस्टेंट को डिवाइड करके वैल्यू आई। ठीक है। वैसे इसकी वैल्यू चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, बट ठीक है मैं लिखवा नहीं रहा, जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी बता दूंगा। ठीक है, डन। शुरू करें डेरिवेशन। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, फिलहाल मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन मतलब यहां पर टल्ला खाया, फिर इधर चला गया, फिर इधर टल्ला खाया, वापस इधर आया, तो मतलब समझो टल्ला खाने के जस्ट बाद की बात, कितना डिस्टेंस चला होगा x, और वापस भी कितना आया x, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 2x। बोलो ये बात क्लियर है। इसकी स्पीड कितनी रही होगी, vx लिया था अपन ने, ux सॉरी, ux लिया था स्पीड x डायरेक्शन में। तो देखो मैं टाइम निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकते हैं, तो 2x अपॉन स्पीड कितना था ux। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये पार्टिकल इधर से गया, इसका मास था स्मॉल m, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, हम्म, चेंज इन मोमेंटम। देखो इनिशियली मान लेते हैं ये गया था m ux से, फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं m ux माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेलोसिटी उल्टी रही थी, तो माइनस मतलब m इंटू माइनस का ux, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m ux होगा, हाँ कि ना। सिंपल सी बात है। अगली बात बताओ, अच्छा फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूँ इसलिए 1 लगा रहा हूँ, है ना, 1 1 1, तो दिस इज डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, है ना। फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम कितना आया मेरे पास, 2m ux1 अपॉन 2x अपॉन ux1,
देखो 2 से 2 गुजर गया, ये ux1 ऊपर चला गया, मेरे पास बचा m ux1 का स्क्वायर बाय x, ये बचा फोर्स। कोई दिक्कत? ठीक है, ये पहले पार्टिकल के लिए था, तो इसको मैं क्या 1 मिनट के लिए F1 नाम दे दूं। और ऐसे n पार्टिकल्स हैं, टोटल फोर्स अगर निकालना चाहो तो F1 प्लस F2 प्लस F3 कर सकते हैं ऐसा। टोटल फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, क्योंकि सारे फोर्स देखो मैं फिलहाल इसी साइड के कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, एक ही वॉल के लिए F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn। और मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, देखो इसमें m और x तो सब में कॉमन आएगा, m और x तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा ux1 का स्क्वायर प्लस ux2 का स्क्वायर प्लस ux3 का स्क्वायर डॉट 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 uxn का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, ये टोटल फोर्स आ गया। अच्छा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो इसको स्मॉल n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, स्मॉल n से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। क्या इसको पहचान पा रहे हो, ये कहीं पढ़ा था क्या अभी? क्या था? क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं उस इक्वेशन 1 से 1/3 URMS का स्क्वायर बोल दूं डायरेक्ट? तो चलो, फोर्स कितना आ गया, 1/3 MN(x) URMS का स्क्वायर। बोलो एग्री हो सब लोग? ठीक है, मेरे पास फोर्स आ गया। क्या मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ? फोर्स क्या, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूँ दैट इज P, कंफ्यूज मत करना मोमेंटम और प्रेशर में, ना। P इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज 1/3 MN बाय x URMS का स्क्वायर। और बेटा इसमें एरिया तो ये वाला फेस का होगा ना, सामने वाला फेस, ये वाला जो दिख रहा है, इस फेस का एरिया कितना होगा? दैट इज y इंटू जेड। मैंने ये तो बोला था x इस डायरेक्शन की लेंथ थी, तो ये y इंटू जेड हो गया। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट एरिया की जगह y इंटू जेड लिख दूं? एग्री करते हो? तो यहां से आया मेरे पास P इज इक्वल टू 1/3 MN URMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो यहाँ वॉल्यूम आ गया, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है, PV इज इक्वल टू 1/3 M। और यार मैं N क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल N यूज़ करना था ना मुझे, कैपिटल N लेना है बेटा। नंबर के लिए कैपिटल N यूज़ किया ना, उसमें मैंने स्मॉल n यूज़ कर दिया था बताने से पहले, ठीक है ना, नंबर के लिए। क्योंकि ध्यान रखना इसमें n में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, आगे चल के स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स के लिए आएगा, ठीक है। तो वहां पर भी एक्चुअली मुझे कैपिटल N ही लिखवाना था, ठीक है, समझ गए, जो पिछले डेरिवेशन में किया था। तो यहाँ पर स्मॉल n की जगह कैपिटल N है बच्चों। 1/3 MN URMS का स्क्वायर, ये रट लेना है आपको। बोलो बात समझ आई हाँ कि ना? ऐसे बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 होती है।
क्लियर? कानून हाथ में ले लो। खत्म नहीं हुआ डेरिवेशन अभी? किसने कहा? अभी 3-4 पेज जाएगा भी और। अरे एक ही निकला है अभी तो। Done? अच्छा एक चीज और देखो, इसको मिटा दो अब, डेरिवेशन जो लिख लिया। क्या इस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन को कुछ और लिख सकते हैं क्या हम? स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, कैपिटल एम लिख सकते हैं, और डिवाइड में है वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम कुछ होता है क्या? डेंसिटी हो जाता है। तो क्या ये मेरा डेरिवेशन कुछ ऐसी शक्ल भी ले सकता है? अगर मैं चाहूं तो P इज इक्वल टू 1/3 V पहले से था वॉल्यूम, ऊपर हो गया कैपिटल M इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर, एंड चलो लिख देते हैं P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 रॉ यू आर एम एस का स्क्वायर, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, इससे यू आर एम एस निकालना चाहता हूँ। क्या आ जाएगा, यू आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3p अपॉन रॉ, सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ब्रैकेट तभी तो किया, सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है ना सिर्फ, वो तो सिर्फ सॉल्व करने में काम आ रहा है। वो क्या है, 11th के बच्चे भी हैं तो इनको आरएमएस नहीं पता ना, आप लोगों को तो एसी में पढ़ा रखा है मैंने आरएमएस, तो इन लोगों को पहली बार आरएमएस इंट्रोड्यूस तो करना पड़ता ना। इंपॉर्टेंट उतना ही आप मान के चलना जिनको मैं ब्रैकेट करता हूँ, फालतू ब्रैकेट करते हैं। इस चैप्टर से आएंगे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी आते हैं इस चैप्टर के, डेरिवेशन ही बेकार है थोड़ी सी। अच्छी है ना? नहीं अभी नहीं, अच्छी है अच्छी है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इवनिंग वाले बच्चों से पूछना, उन्हें गंदी लगी होगी, रीज़न मेरा ही। मैंने क्या, ये आरएमएस वाली वैल्यू मेरे दिमाग में नहीं रही, मैंने पहले बताया नहीं उनको, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करते वक्त आरएमएस बता दिया, तो बेचारे वो टेंशन में है, उनको आज मैं हो सकता है वापस करवाऊँ इस चीज़ को। चलो ये भी डन। बस वो तुम्हें पता होना चाहिए होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर करना कैसे होता है, उल्टा स्क्वायर फिर एवरेज फिर रूट, ठीक है ना? बोलते आरएमएस से करते उल्टा है। ये नहीं भी सीखे ना, क्या जरूरत पड़ती है इसकी, क्यों करते हैं इसको, ये सब 12th में सीखोगे। पता है 11th में तुम लोगों के कैलकुलस ज़्यादा काम नहीं आई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12th में बहुत काम आई। अच्छा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी?
पहले पार्टिकल के लिए हाफ एम यू वन स्क्वायर, दूसरे के लिए हाफ एम यू टू स्क्वायर, तीसरे के लिए हाफ एम यू थ्री स्क्वायर, एन पार्टिकल्स के लिए सबको सम कर दो। ठीक है, फिर वही सेम आरएमएस वाले मेथड से निकलेगा। डायरेक्ट लिख दूं या पूरा सॉल्व करके बताऊं? चलो पूरा सॉल्व कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हाफ एम यू वन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें एक्स वाई जेड लेने की जरूरत है क्या मेरे को? वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले लो, स्केलर होता है ना एनर्जी, स्केलर होता है ना, बाद में वैल्यूज रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सेकंड पार्टिकल के लिए 2 हो जाएगा, थर्ड पार्टिकल के लिए 3, nth के लिए n। तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना बोल सकता हूँ बच्चों? हाफ m कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर, यू एन स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अंदर वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा? हाफ m n और यू आर एम एस का स्क्वायर बोल सकता हूँ इसे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ प्रेशर अपॉन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। प्रेशर अपॉन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। सॉरी, प्रेशर या पीवी अपॉन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बहुत अच्छा हो अगर मैं इस 3 को इधर भेज दूं, 3 को इधर भेज दूं और वहां से 2 को उधर भेज दूं। देखो 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर, और यहां से ये 3 पी वी इज इक्वल टू भी एम इंटू एन यू आर एम एस का स्क्वायर आएगा, दोनों बराबर हो गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी वी, दैट इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी। बोलो ये बात भी एग्री करते हो? थर्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसमें आते जाएंगे ऐसे इक्वेशन हम देखते जाओ। या फिर इसकी जगह मैं कन्वर्ट ही कर दूँ पूरा ही एनआरटी रखकर। चलो ठीक है, डन। अच्छा एक बात बताओ, इसको मत करो ब्रैकेट, थोड़ा सा चेंज और करते हैं। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो पीवी की जगह क्या मैं एनआरटी रख सकता हूँ? आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी की जगह एनआरटी, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और यहाँ से बच्चों मेरे पास मैंने जैसे पुट किया 2/3 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ से इसको चिपका दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी। अच्छा एन को क्या बोल सकते हैं? या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर बोला जा सकता है। तो बोलो क्या मैं इसको 3/2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या थे याद करो, कैपिटल एन बाय एन ए इंटू आर टी बोल सकता हूँ। और ये देखो आर बाई एन ए को कुछ और नाम दिया था, ये है इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 50। ये अकेली रिसर्च में बहुत काम किया, इसको मैं समझाता हूँ क्या है ये। कौन सा? हाफ एम एन यू स्क्वायर, बस यहाँ से इधर से 2 भेजा, इधर से 3 भेजा, 3 पी वी इज इक्वल टू एम एन यू आर एम एस स्क्वायर, दोनों बराबर हो गए। कहाँ ये एन कैसे है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना। हाँ, एन से डिवाइड कर दिया और एन से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये यू आर एम एस बन गया और एन आ गया। हाँ कार्तिक,
लास्ट में एनी क्लास से आ गया। बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स था ना पीवी इक्वल टू एनआरटी में, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ही तो होता है। तो बस ये नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मजा आ रहा है डेरिवेशन में, नहीं आ रहा? आ रहा है ना, अच्छा है ना डेरिवेशन। चलो और मजे लेते हैं फिर तो। अच्छा यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेना, ये भी आगे काम में लूंगा मैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E/2 pv, मतलब बस इसको उधर भेज दिया ना। एक मिनट, ये मैंने इसमें कैपिटल एन गायब कर दिया फिलहाल, है ना। कैपिटल एन गायब कर दिया, तो इसके लिए आप लिख लेना और एन इक्वल टू 1, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला काइनेटिक एनर्जी मैंने, ठीक है, और एन इक्वल टू 1। और अगर टोटल एन पूछ लेता तो कैपिटल एन आता इसमें फॉर्मूले में। अच्छा अब समझते हैं ये क्या है ये। एक्चुअली में आप ध्यान से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसी चीज से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, देखो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ना तो उसके मास से फर्क पड़ रहा है, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी किस चीज से आएगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से। क्लियर हुआ? इसलिए आप पढ़ते थे इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, पढ़ा था, उसका रीजन यही था, ठीक है ना। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। अब क्लियर हुआ ये? बेटा इसी को डेल्टा टी भी बोलेंगे अपन आगे चल के। तुम डेल्टा टी भी बोल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर, जब चेंज निकालना हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन टेम्परेचर, और एग्जैक्ट वैल्यू बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। यहीं पे डेल्टा अगर के लग जाता तो डेल्टा टी हो जाता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है, इसी फॉर्मूले को अपन ये भी तो लिख सकते हैं, √3 PV बाय कैपिटल एम। डेंसिटी को फिर से मास अपॉन वॉल्यूम रख दिया, ठीक है ना। एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी अपन वाइब्रेट ही तो करवा रहे थे गैस पार्टिकल्स को, वही तो निकाली अपन ने, ठीक है ना। हाँ तो एम नीचे हुआ, वी ऊपर गया ना, डेंसिटी नीचे है। यहाँ पर एम बाई वी रखोगे तो वी ऊपर नहीं चल जाएगा, ठीक है। तो खुश हो गए, रद्दी पेपर संख्या।
तो घर जाने वाले हो, इसलिए खुशी आ रही है। चल डन यहाँ तक। हाँ क्या करवाया जाए आप लोगों को, ये निकल दिया, ये निकल दिया। हम्म, चलो यहाँ तक ये डन। अब देखो इसी फॉर्मूले को ना अपन 2-3 फॉर्म में और कन्वर्ट करने वाले हैं। फॉर स्मॉल n इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या मैं पीवी की जगह आरटी लिख सकता हूं? तो पीवी की जगह लिखा मैंने 3 RT/M, बोल सकते हैं ये बात भी, ठीक है। और इसी को KT/m बोलते हैं, वो मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। देखो ये टोटल मास है, थोड़ा सा कन्वर्जन यहाँ पर ना कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या? पीवी और केटी बराबर ही तो है। हाँ यार फालतू में इतना दिमाग क्यों लगाना। पीवी बराबर केटी आ गया अपने पास, कहाँ आया पीवी बराबर केटी? के इक्वल्स टू पीवी आया था सर, 3/2 पीवी। कहाँ कहाँ? ओके देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 पीवी था, ये लिखा हुआ है मैंने। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वहां पर रख दूं तो देखो केटी इज इक्वल टू पीवी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ 3/2 KT इज इक्वल टू 3/2 पीवी, और यहाँ से क्या आ गया पीवी इज इक्वल टू केटी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, ये स्मॉल एम कैपिटल एम का लफड़ा होता है, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पर स्मॉल एम आता है, ठीक है। फिर वो मेरे को मोल्स से कन्वर्ट करके तुम्हें बताना पड़ेगा, बेटर है मान लो फिलहाल मेरी बात, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें लर्न ही करना है, ठीक। तो जो लास्ट रिलेशन है उसका वो आएगा √3 KT/स्मॉल, ठीक है। ये URMS के 4 रिलेशन हैं जो आपको चारों याद रखना है, ठीक है, चारों ही याद रखना है, ठीक है। ये तो हटा देता हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं। फिर मैं आपने बोला है स्मॉल एम मानना है। उसमें कैपिटल ही रहेगा, केटी वाले में स्मॉल है। स्मॉल एम ध्यान है ना क्या था? 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल था ना, मास ऑफ 1। अच्छा ये चैप्टर आप समझ पा रहे हो, कहीं से लिंक कर पा रही हो, किसके बाद की रिसर्च होगी, कहाँ के बाद ये रिसर्च हुई? इस चैप्टर के रिसर्च में ना 2 लोगों का मेनली नाम, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान, ठीक है। मैक्सवेल कौन था याद है? जिसने रदरफोर्ड को गलत साबित किया था, याद आया? उसके बाद निल्स बोहर आया था और उसने नींव रखी थी क्वांटम मैकेनिक्स की, वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट है, शुरुआत वहीं से बोहर ने करी थी, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वही है, वहां से स्टार्ट हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स, और ये मैक्सवेल क्वांटम मैकेनिक्स को ही लेकर चल रहा है कंटिन्यू, ये आगे पढ़ रहे हो उसके, सोचो किस टाइम की रिसर्च है, ठीक है। क्लियर हुआ, थोड़ा सा रिसर्च क्लियरिटी है। अब थोड़ा सा मैं कुछ अलग चीज याद दिलाना चाहता हूँ, वैसे तो अब ये सिलेबस में रहा नहीं, ना तो आपके केमिस्ट्री सिलेबस में ना फिजिक्स में, मुझे लगता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्लॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है। मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाकर आपको याद दिला देता हूँ, अगर देखा है किसी ने तो, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। ध्यान नहीं है मुझे, क्या?
ग्लेन मैक्सवेल क्यों होगा? ये प्लॉट देखा है आप लोगों ने कभी, ये ग्राफ? देखा हुआ नालायक हो तुम लोगों ने। ये वाला नहीं देखा तुम लोगों ने? वेलोसिटी का डेफिनेटली देखा होगा। ये वीआरएमएस और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, ठीक है ना? तो देखो जैसे ही टेम्परेचर अब चलो टेम्परेचर छोड़ो, टेम्परेचर बीच का ग्राफ नहीं है। ये dn/n और ये n होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी इतनी तो कहानी क्या बताऊंगा, बस ये समझो कि अगर मैं इस गैस पार्टिकल के सैंपल को देखूं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये सोचो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बहुत कम वेलोसिटी से घूम रहे, देखो इस कम रेंज में, ठीक है? एवरेज मॉलिक्यूल्स हैं जो ठीक ठाक वेलोसिटी से घूम रहे हैं, और कुछ ही मॉलिक्यूल है जो हाई स्पीड से घूम रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यही ग्राफ कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाता है। मतलब कम वेलोसिटी से घूमने वाले और कम हो गए, हाई वेलोसिटी से मतलब मीडियम वेलोसिटी से घूमने वाले भी कम हो गए। कम हो गए, देखो मीडियम वेलोसिटी ये रेंज है बीच वाली, लेकिन हाई वेलोसिटी से घूमने वालों की रेंज बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था। यहां तक की बात भी एग्री करते हो? चलो, हाँ वेलोसिटी इस एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स पे। वाई पे तो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखा हुआ है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या क्या चीजें, कौन सी टर्म्स होती है, मुझे टर्म्स पहचान करवानी है बस। एक तो मैं इन सब की एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकता था सबकी, फिर से एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी। एक मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी निकाल सकता था, जिसकी डेरिवेशन हम लोगों ने की है, ये चारों पार्टिकल्स। और एक होती है बेटा मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा प्रोबेबल इस रेंज में होता है। देखो मतलब एक मीडियम वेलोसिटी वाले सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मीडियम वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स की है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अब जैसे मैंने यूआरएमएस लिखा हुआ है ना, वैसे ही जब मैं बोलूंगा एवरेज तो यू एवरेज लिखना, और जब मैं बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबल तो आप लिखना यू एमपी। और यही चारों रिलेशंस लिखने हैं आपको, ठीक है? चारों रिलेशन से बताता हूँ कहाँ क्या चेंज करना। तो लिखो, सबसे पहले तो यूआरएमएस वाली चारों वैल्यूज लिखो, सामने एज इट इज एक लाइन में लिखना। ग्राफ मतलब नहीं, मुझे तो मोस्ट प्रोबेबल बताना था, ग्राफ अब सिलेबस में है नहीं ना, पूरी कहानी क्यों बताऊंगा। अरे यार इसमें बहुत कहानियां हैं, मैं इतनी कहानी नहीं समझा सकता। अगर तुम्हें रीड करना है तो मैं बिल्कुल बुक दे सकता हूँ, रीड कर लेना, ये रही कहानी, इसमें है पूरी कहानी, ठीक है? नहीं देखो बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इसमें, देखो ये कहानी छोटी सी नहीं है, इतनी बड़ी कहानी है ये रही पूरी कहानी। क्यों फालतू में अननेसेसरी चीज पढ़ाऊँ, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी कहानी है इसकी। इसके बाद एवरेज लिखाऊंगा, उसके नीचे फिर एमपी लिखाऊंगा। हाँ, क्योंकि सारे रिलेशन सेम टू सेम, बस थोड़ी सी चेंजेस आता है, ठीक है? ये चारों जो मैंने लिखे हुए ना यूआरएम ऐसे, इसके सामने चारों लिखो इक्वल टू करके ऐसे एक लाइन में, उसके नीचे फिर दूसरा लिखवाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। एक बार फिर से लिखो उसको, चारों को एक लाइन में लिखना, ठीक है? लिख लिया यूआरएमएस, उसके नीचे लिखो यू एवरेज, और उस चलो यू एवरेज आ गया। यू एवरेज में जहां जहां आपको 3 दिख रहा है वहां वहां 8/पाई लगा दो, 3 को हटा के 8/पाई एवरेज में। बाकी सब एज इट इज है बेटा, जहां जहां 3 है ना, जैसे मान लो यहाँ 3 है, तो इस 3 की जगह क्या लिख दो, 8/पाई के टी बाय स्मॉल एम। ऐसे ही 8/पाई आर टी बाय कैपिटल एम, ऐसे ही चारों बना दो, ये एवरेज के लिए है, एवरेज स्पीड। क्लियर? अब लिखो मोस्ट प्रोबेबल, जहां जहां 3 दिख रहा है वहां वहां 2 लगा दो।
क्लियर? अच्छा मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? हाँ बताओ। ये पता है ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है ही नहीं, गलत बात है। क्या बेटा? समझ नहीं आ रहा क्या? मोस्ट प्रोबेबल में 3 की जगह 2 कर देना है। ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 की जगह 2 कर दो सब में। जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादातर देखो, ज्यादा सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन से मीडियम स्पीड में है, तो मीडियम स्पीड वाले पार्टिकल की स्पीड, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, देखो कम वाले भी कम है, ज्यादा वाले भी कम है, हाई स्पीड वाले भी कम है, लो स्पीड वाले भी कम है, मीडियम स्पीड वाले अच्छे खासे हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? मीडियम स्पीड वाले, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? तो मैं पूछ रहा था व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अरे मेरे से पूछ लो क्या पता है। तो मैंने बोला है वो स्मॉल एम ही लेना है, नंबर ऑफ मोल से निकालना पड़ेगा फिर उसको। आप लोग को याद ही करने से मतलब है ना, स्मॉल एम याद रखना, कैपिटल। हाँ तो ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस बताओ। पता है आपको एक मिरेकल बताता हूँ, कि आप लोगों को आज तक रियल रीजन ग्लोबल वार्मिंग का नहीं पता। चलो पहले आप लोगों के रीजंस लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस, ये खत्म हो जाए फिर इसको लेते हैं। डेटॉल यूज करते हैं तो फिर वो खत्म हो जाते हैं अच्छे बैक्टीरिया। हाँ फैक्ट है, हमारी बॉडी में मोस्टली जो बैक्टीरिया है ना हमारी बॉडी के ऊपर, वो हमारी बॉडी की हेल्प के लिए होते हैं। हम लोग उन्हें किल कर। तुम एक बात बताओ, सैनिटाइजर पी लो क्या होगा? अगर कोई सैनिटाइजर पी जाए क्या होगा? निपट जाएगा वो। कारण बताता हूँ तुम्हें क्या रीजन है। या अल्कोहल पीते हैं, आपने सुना है अल्कोहल पीने वालों का डाइजेशन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल बैक्टीरिया थे वो उन्हें किल कर देता है। देखो उसमें भी एक कहानी बता देता हूँ तुम्हें, अगर ये पूछना चाहते हो ना तुम, ये बिल्कुल गलत बात तुम्हें बताई गई है। दैट इज द फ्रूट बियर, जो कि भारत में मिलता ही नहीं है। फ्रूट बियर हेल्पफुल, अरे बिल्कुल सही बोला है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन दैट इज फ्रूट बियर, नॉट बियर। ठीक है, तो फ्रूट बियर होता है, और वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे इसकी जो प्राइस लास्ट मालूम है, जो मेरे को पता है इसकी प्राइस 2011-12 की पता है, शायद वो भी 8,000 रुपए की एक कैन थी। हाँ सर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, बिल्कुल पता है बेटा मेरे को, 2 मिनट रुक जाओ, पॉज कर दो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, पॉज करना रोकना नहीं है, बगल में देखो पॉज का बटन, कर दो स्टार्ट। चलो ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस बताओ, क्या क्या बता रहे थे तुम लोग? ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कुछ नहीं? सब नहीं होता है, मेनली यही होता है। हाँ हाँ, CFC ले लेता हूँ इसमें, चलो एक्चुअली में CFC तो देखो, AC जो है ना, AC ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि AC का अगर डैमेज हो जाता है ना पाइपिंग्स, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है। और याद करो
जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, याद है उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म केमिस्ट्री में था, तो वहां पर क्लोरीन का जब फ्री रेडिकल टूटता है, 2 पार्ट में टूटता है क्लोरीन, तो वो एक ओजोन को डैमेज करता है, और इनफैक्ट वो एक क्लोरीन का एटम लगभग 72,000 ऑफ ओजोन को डैमेज कर देता है। वहां आपने यही पढ़ा था, एक क्लोरीन का एटम। मेनली प्रॉब्लम ये CFC की ये है, अगर CFC रिलीज हो गया तो आफत हो जाएगी। एक सोचो, अगर इसने 1 लीटर रिलीज हुआ तो कितने को डैमेज कर देगा? 1 लीटर रिलीज हुआ तो मतलब 2 लीटर्स ऑफ, मैं मान के चलता हूँ, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स निकले, और 144 लीटर्स ऑफ ओजोन को डैमेज कर देगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये मतलब इतना सा गैस इतने सारे को बर्बाद कर देगा ओजोन, इसलिए प्रॉब्लमेटिक था हमारे लिए CFC। ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, अभी चलो अभी तो आगे आते हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो मैंने ये बात मानी, लेकिन यार इससे ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? अरे मीथेन भी रख लिया मैंने, चलो ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? मीथेन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मीथेन 1% भी नहीं है। मीथेन जहरीली गैस है। अब बता देता हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मीथेन की प्रॉब्लम क्या है कि मीथेन तुरंत आग पकड़ता है और CO2 फॉर्म कर देता है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक होता है मीथेन। ठीक है, प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन नहीं है। हाँ चलो वो तो अलग कहानी हो गई, ओजोन वाली कहानी छोड़ो। 1 मिनट के लिए मान लो ओजोन में कोई लेयर नहीं है, ओजोन में कोई छेद नहीं है, फिर कैसे प्रॉब्लम है? पता आपको डेली के डेली क्या होता है अर्थ के साथ? जब अर्थ सन के सामने होती है, सन की रेज आ रही होती है इस पे, इससे हीटअप होता है, ठीक। और जब अपोजिट साइड में जाता है तो इसी हीट को ये बाहर रेडिएट कर देता है, इस वजह से इसका टेम्परेचर रात को कम हो जाता है। लेकिन अगर ये पूरा हीट रेडिएट कर देना तो रात को सब जम जाओगे, माइनस में चल जाएगा टेम्परेचर। तो मेरी मदद चाहिए थी मुझे, उस हेल्प क्या किसने की? उस हेल्प उस वो इस हीट को इसमें अंदर स्टोर रखने के लिए इस एनवायरमेंट ने, जो एयर का एनवायरमेंट है ना हमारे पास, मतलब एटमोस्फेयर, ये क्या कर रहा था? हीट को अपने पास ट्रैप करके रख रहा था। कैसे रख रहा था अब ये समझो। अभी अभी ये रिलेशन पढ़ा URMS वाला, इफ URMS इज कांस्टेंट, तो आपको एक बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मास पे डिपेंड कर रहा था गैस पार्टिकल्स के लिए, और जैसे ही मास, ये किसका मास है? एटम का मास है, ठीक है, या मॉलिक्यूल का मास है। ये मास बढ़ेगा, टेम्परेचर रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी। इसका मतलब ये है टेम्परेचर रखने की कैपेसिटी, मास जितना बढ़ा टेम्परेचर रखने की कैपेसिटी बढ़ गई। पहले हमारे एनवायरनमेंट में 21% क्या था, और ऑलमोस्ट 78% कौन था? इन दोनों के मास देखो 32, इसका मास देखो 28। लेकिन आपने क्या किया, हमारे सराउंडिंग में बढ़ाना शुरू कर दिया CO2। कितना मास? 44, 64, 32 और 7 39, मास बढ़ा दिया आपने। क्या टेम्परेचर रखने की कैपेसिटी बढ़ गई? तो रात को ये उतना ही टेम्परेचर रखता था जितना हमको नीड थी, पर हमने क्या किया, और ज्यादा टेम्परेचर रखवाना शुरू कर दिया इससे। तो क्या एक यूनिवर्सल टेम्परेचर रेज हो गया हमारे अर्थ का। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसके टेम्परेचर रखने की कैपेसिटी बढ़ गई। हाँ, अब बाहर रेडिएट कम हो रही है एनर्जी, ठीक है ना। अब ये ज्यादा टेम्परेचर रख पा रहा है, मतलब ये समझ लो कि मैं 3 रोटी खाने की मेरी वो थी, मेरे घर में मतलब 3 रोटी ही बना सकते थे, यही क्षमता थी, और मैं 3 रोटी खा रहा था, खुश था। सडनली मेरी जगह कोई और आ गया, 7 रोटी डिमांड कर रहा है, सामने वाला 3 ही रोटी बना रहा है, प्रॉब्लम हो गई। हमें नीड थी 3 रोटी की, ज़्यादा रोटियां बनने लग गई, नुकसान ही तो हो रहा है। ज़्यादा खा लूंगा मैं ज़बरदस्ती, मेरे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबली रेज हो रहा था, क्यों? मास बढ़ने से। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल के हम खुश हो जाते हैं, उसका असली रीजन ये है। क्लियर हुआ? पक्का? डन। आज की कहानी पढ़ने वाली यही एंड करते हैं।
अब डाउट आउट है तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट कहानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की स्टार्ट करूंगा, जिसके लिए मैं रुकूंगा अभी, सीधे नहीं बताऊंगा। क्या? हाँ, प्रोबेबल और वो एवरेज। इससे निकालो ना, ये देखो, यहां से अगर यूआरएमएस कांस्टेंट है तो एम इधर आ गया रूट एम, और यहाँ पर रूट 3 KT, बाकी सब कांस्टेंट हो गए, तो एम इज प्रोपोर्शनल टू टी, डायरेक्ट हो गया, तो मैंने इसलिए बोला। टेम्परेचर रखने की कैपेसिटी मास पे डिपेंड कर रही थी, मोलर मास पे। ठीक है, डन। अच्छा, इसके क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, खैर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन भी।